आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 5 जुलाई 2025। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे अमेरिका में आई बाढ़ से मची तबाही, समर कैंप की 25 लड़कियां लापता, अब तक 25 की मौत। रूस पर नए सैंक्शंस लगाने के मूड में डोनाल्ड ट्रंप, यूक्रेन जंग पर पुतिन से नाकाम बातचीत के बाद लेंगे फैसला। ट्रंप ने ईरान पर फिर से दी हमले की बंद धमकी, कहा ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसराइल ने लेबनान में फिर किया ड्रोन हमला, सीज फायर की धज्जियां उड़ाकर बहाया जा रहा लहू। हमास ने कहा सीज फायर को हैं तैयार हम। डोनाल्ड ट्रंप को मिली पॉजिटिव स्पिरिट, अगले हफ्ते जंग बंदी मुमकिन। और आज़ाद फलस्तीन को लेकर फ्रांस और ब्रिटेन में तकरार की खबर, ब्रिटिश पीएम स्टार्मर पर फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन डाल रहे प्रेशर। शुरुआत करते हैं इस शो की। जितनी थी हेडलाइंस उससे ज्यादा होंगी खबरें। आग से सुलग रहे अमेरिका को आग का दुश्मन पानी भी तबाह कर रहा है। अमेरिका के टेक्सास में आई बाढ़ कहर बनकर टूट पड़ी है। एक समर कैंप से 25 कमसिन लड़कियां लापता हैं। अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के टेक्सास की गॉडालूप नदी में अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी। महज 45 मिनट में नदी का पानी 8 मीटर तक चढ़ गया और तबाही इतनी तेज थी कि कई इलाकों में वार्निंग जारी करने का वक्त तक नहीं मिला। इस बाढ़ ने एक समर कैंप जिसका नाम कैंप मिस्टिक है उसको चपेट में ले लिया। ये बड़ा मशहूर कैंप है अमेरिका का। यहाँ 25 कमसिन लड़कियाँ अब तक लापता हैं। वो पानी में कहाँ गईं किसी को कुछ नहीं पता। हमारी दुआ है कि वो बच्चियाँ सही सलामत हो। छोटी लड़कियाँ थीं। अमेरिका के यौम आज़ादी यानी 4 जुलाई की रात अचानक तेज़ बारिश और पहाड़ी इलाकों से आए सैलाब ने केर काउंटी के इस इलाके को डुबो दिया। टेक्सास के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बताया कि बाढ़ में डूबकर अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। हालात अभी बेहद नाजुक हैं। पानी का बहाव देखते हुए मौत का ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं, लेकिन पानी के बहाव के आगे रेस्क्यू ऑपरेशन भी बहुत ही नाकाम से नज़र आ रहे हैं, बहुत हल्के चल रहे हैं। अब बात रूस, यूक्रेन और अमेरिका के ट्रायंगल की। यूक्रेन जंग को लेकर पुतिन से फ़ोन पर हुई नाकाम बातचीत के बाद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया है कि रूस पर वो नए सैंक्शंस बहुत जल्द लगा सकते हैं। ट्रंप ने रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि मैं इस कॉल से टेलीफोन कॉल से जो पुतिन से मेरी हुई है उससे बिल्कुल खुश नहीं हूँ। पुतिन में ज़रा भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखी कि वो जंग को रोकें। ट्रंप का कहना है कि पुतिन ने ना तो कोई नरमी दिखाई और ना ही जंग रोकने की बात मानी। अब व्हाइट हाउस में कड़ी कार्रवाई पर चर्चा तेज हो गई है और करीबी हलकों का कहना है कि रूस पर नए इकोनॉमिक सैंक्शंस और डिप्लोमेटिक सैंक्शंस अमेरिका की तरफ से लग सकते हैं। असल में पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप से कल फ़ोन पर बात की थी। डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे बात करना। उन्होंने समझाया होगा कि भाई पुतिन मान जाओ, लड़ाई माफ़ करो, लेकिन पुतिन नहीं माने। उन्होंने कहा कि जो हमने अपने टारगेट सेट कर लिए हैं वो अचीव किए बिना हम जंग नहीं रोकेंगे। पुतिन ने एक तरीके से कहा होगे तुम अमेरिका के सदर, हम रूस के। खैर बढ़ते आगे। ट्रंप ने नई धमकी दी है कि ईरान ने अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू किया, और वो शुरू कर सकता है, लेकिन हम उसे शुरू करने नहीं देंगे। यानी एक बंद धमकी है फिर से ईरान के ऊपर हमला करने की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अभी तक ना तो इंटरनेशनल इंस्पेक्शन की, यानी वहाँ पर मुआयने की इजाज़त दी है, और ना ही यूरेनियम एनरिचमेंट को छोड़ने का वादा किया है। एयरफोर्स वन में सफ़र के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोर्टर्स से कहा, मुझे लगता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अब हमेशा के लिए पीछे चला गया है, लेकिन अगर वो किसी और जगह इसे फिर से शुरू करें तो ऐसा मुमकिन है, वो कर सकते हैं, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे का मतलब है कि अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हुआ तो फिर हमला करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरानी अफसर हमसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, वो बात करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल ईरान की तरफ से कोई तस्दीक इस बात की नहीं आई है। यानी न्यूक्लियर डील का मसला अभी भी उलझा हुआ है और जंग का खतरा बरकरार है। ईरान से कोई डेलीगेशन ट्रंप से मिलने जाना चाहता हो या ना जाना चाहता हो, इसको तो कोई कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन ईरान ने अमेरिका से जल्द बातचीत की खबरों को ज़रूर खारिज कर दिया है।
ईरान ने साफ कह दिया है कि अमेरिका से कोई जल्द होने वाली न्यूक्लियर बातचीत तय नहीं हुई है और ऐसी तमाम खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर के तर्जुमान इस्माइल बागई ने आज सैटरडे को बयान देते हुए कहा कि अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। आवाम का गुस्सा इतना ज़्यादा है कि कोई बातचीत या डिप्लोमेसी की बात करने की भी हिम्मत नहीं कर रहा। ये बयान उस रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया था कि व्हाइट हाउस के मिडिल ईस्ट एनवॉय स्टीव विटकॉफ अगले हफ्ते ओस्लो में ईरानी वजीर ख़ारजा अब्बास अरागची से मुलाकात कर सकते हैं। खबर हमने आपको कल दिखाई थी, क्योंकि ईरानी अखबारों ने भी रिपोर्ट के हवाले से इस खबर को खबर बनाया था कि भाई ओस्लो में मिलने जा रहा है ईरानी डेलीगेशन अमेरिका से इतने हमले झेलने के बाद। लेकिन उस रिपोर्ट को जब आज हुकूमत ने खारिज किया तो फिर आज ये रिपोर्ट्स आई कि अब नहीं मिलेंगे। ईरान ने और अमेरिका ने उस रिपोर्ट की तस्दीक की ही नहीं थी जो एक्सियोस ने छापी थी। यानी ईरान अमेरिका की टॉक्स की बातचीत की खबरें सिर्फ अटकलें हैं, असल में सियासी माहौल अब भी तल्ख है दोनों के दरमियान। इसराइल ने लेबनान में फिर से ड्रोन हमला किया है, एक शख्स की मौत हुई है, कई लोग जख्मी हुए हैं। अलमायदीन की रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला बिन्त जुबैल के सफ अल हवा इलाके में हुआ। हमले में एक गाड़ी को टारगेट किया गया जिसमें एक आम शहरी की मौत हो गई और 2 लोग जख्मी हुए हैं। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी इस बात की तस्दीक की है। इसराइल की तरफ से इसराइल लेबनान सरहद पर लगातार हमले जारी हैं, लेकिन सीज़फायर की जिम्मेदारी लेने वाले मुल्क अब तक चुप है। अब गज़ा की खबरों की तरफ आगे बढ़ें उससे पहले एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ मैं यूट्यूब पर अपने व्यूअर्स के लिए, जो लगातार रोज़ मेरा वीडियो देखते हैं और जिनकी वजह से ये चैनल इतनी शोहरत पा रहा है कि मिलियंस ऑफ मिलियन वाले चैनल्स भी इसके कदमों के पीछे कदम रखने लगे हैं। मेरे हर वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि अब से जो भी शख्स पहला कमेंट करेगा मैं उसका कमेंट पिन करूँगा, वहाँ वो शख्स अपना नंबर दे, कॉन्टेक्ट नंबर, और मैं उससे 2, 3, 4, 5 मिनट जितना भी हुआ उस पर उसी दिन उससे वीडियो कॉल करूंगा और उनसे बात करूंगा अपने उस व्यूअर से। याद रखिए, पहला कमेंट मुझे पता चलेगा कि पहला किसका था, मैं उसी को पिन करूंगा और वही साहब अपना नंबर वहीं पर लिख कर दें। अब वहाँ पर थोड़ा सा, और उनसे ये दरख्वास्त है कि वो फिर मेरा नंबर कहीं शेयर ना करें, वरना दिन भर ये कॉल आती रहेगी। ठीक है, तो ये नई शुरुआत है, उम्मीद करते हैं लोग इसे भी कॉपी करेंगे। लेकिन मैं थैंकफुल हूँ अपने व्यूअर्स का, तो मैं अब उनसे पर्सनली ऐसे बात करने का एक सिलसिला YouTube पर एक नई पहल शुरू कर रहा हूँ। ये अपने व्यूअर्स के लिए मेरी तरफ से एक शुक्रिया होगा। चलिए गज़ा की खबरों का रुख करते हैं। ट्रंप को हमास के जवाब में पॉजिटिव स्पिरिट नज़र आई है, जिसके बाद आसार हैं कि गज़ा सीज़फायर का रास्ता खुल सकता है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमास ने गज़ा सीज़फायर प्रपोजल का जो जवाब दिया है उसमें एक पॉजिटिव स्पिरिट नज़र आ रही है। ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अच्छी बात है कि हमास ने कहा है कि उन्होंने पॉजिटिव स्पिरिट के साथ जवाब दिया है। ट्रंप के इस बयान के बाद यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि गज़ा की जंग को रोकने के लिए कोई बड़ा ब्रेक थ्रू अब करीब ही सामने आ सकता है। जिन्हें नहीं पता हो उन्हें बता दूं, आज के पहले शो में ही हमने ब्रेक कर दी थी खबर कि हमास ने हरी झंडी दे दी है सीज़ फायर के लिए और कहा है कि ये, और बड़ी पॉजिटिवली दी, बार बार मैंने पॉजिटिव का जिक्र इसीलिए किया है, और कहा है कि हमें ये मंजूर है और बहुत जल्द इसराइल और हमास इस पर बातचीत कर सकते हैं। और आज इसराइल में एक बड़ी मीटिंग भी है इसी को लेकर। इसी का खैर मकदम, हमास के इस फैसले का खैर मकदम डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। अगली हेडलाइन अनादोलो अखबार से, जो ये कहती है कि अगले हफ्ते तक गज़ा सीज़फायर पर डील हो सकती है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि अगले हफ्ते तक गज़ा सीज़फायर पर एक डील मुमकिन है। हालांकि उन्होंने ये भी माना है कि अभी तक उन्हें बातचीत की ताज़ा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन उन्होंने ये बयान हमास की तरफ से डील को ग्रीन सिग्नल देने के बाद दिया है। दूसरी तरफ हमास ने कहा है कि उसने अपने मिस्र और कतर के वसीलों को अपना पॉजिटिव जवाब भेज दिया है और वो इस फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए फ़ौरन इमीडिएट बातचीत शुरू करने को तैयार है। हमास के एक ओहदेदार ने कहा कि उनका मूवमेंट इस बात की ज़मानत चाहता है कि इसराइली फ़ौजें गज़ा से पूरी तरह पीछे हटें और जंग हमेशा के लिए ख़त्म हो। डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोर्टेडली कथित तौर पर यह कहा है कि 60 दिन का ये सीज़ फायर अगर ज़रूरत हुई तो आगे बढ़ाया भी जा सकता है। अगर ज़रूरत हुई, हमास की डिमांड ही एंड ऑफ द वॉर की है। खैर, इस दरमियान गज़ा में तशद्दुद और बमबारी का सिलसिला अब भी जारी है।
जहाँ तक मैंने ताज़ा अपडेट्स पढ़ी, लगभग 50 के करीब लोग आज सुबह से मतलब शहीद हो चुके हैं। वो हमलों में कमी नहीं आई, और मुझे लगता है जब तक सीज़ फायर होने की बातें 2-3 दिन कुछ घंटे ये भी रह गई, और ज़ोर से हमले करेगी IDF, इसे नोट कर लीजिएगा। खैर, बढ़ते हैं आगे। फ़लस्तीन के मुद्दे पर यूके और फ्रांस में टकराव हो गया है और मैक्रोन स्टार्मर पर प्रेशर डाल रहे हैं, ये खबर है। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ में एक खबर छपी है कि फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन ने यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के वजीर आज़म कियर स्टार्मर पर प्रेशर डाला है कि वो फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर जल्द से जल्द तस्लीम करें। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि मैक्रोन के आने वाले 3 रोज़ा ब्रिटेन दौरे में ये मसला ऑफिशियली उठ सकता है, क्योंकि गजा और फ़लस्तीन रियासत का मुद्दा आजकल पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी का सेंटर बन चुका है। हर मुल्क की आवाम फ़लस्तीन को आज़ाद चाहती है। यूके फ्रांस में इख्तिलाफ की खबर है। हालांकि दोनों मुल्क 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन के बीच इस पर अमल करने की रफ्तार और तरीका अलग अलग है। रिपोर्ट जो द टेलीग्राफ की है उसके मुताबिक मैक्रोन चाहते हैं कि जल्द से जल्द फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज कर लिया जाए, मान्यता दे दी जाए, तस्लीम कर लिया जाए, जबकि यूनाइटेड किंगडम की हुकूमत इस पर अभी एहतियात बरत रही है। एक बड़े सरकारी ब्रिटिश सोर्स ने द टेलीग्राफ को बताया कि फ्रेंच की आवाम ये चाहती हैं कि हम फिर से उनके साथ खड़े हो जाएं, या यूं कहें कि फ्रांस की हुकूमत ये चाहती है कि हम फिर से उनके साथ खड़े हो जाएं, लेकिन हम अब भी हिचकिचा रहे हैं। ये एक ब्रिटिश सीनियर सोर्स कह रहा है, गवर्नमेंट से जुड़ा। मैक्रोन के इस दबाव के साथ साथ कियर स्टार्मर अपने मुल्क के अंदर से भी सियासी प्रेशर झेल रहे हैं। मई के महीने में 12 से ज़्यादा सीनियर कंजर्वेटिव MPs और लॉर्ड्स ने स्टार्मर को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उनसे मांग की गई थी कि वो फ़लस्तीन को ऑफिशियली एक रियासत के तौर पर तस्लीम कर लें। दोस्तों, ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब गजा पर जारी इस्राएली हमलों और इंसानी त्रासदी ने पूरे यूरोप में फ़लस्तीन के हक़ में हमदर्दी और हक़ की आवाज़ को तेज़ कर दिया है। मैं फिर कह देता हूँ कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद हमने गजा को रोते, सिसकते, बिलखते, बिखरते, तबाह होते देखा है, लेकिन आप याद रखिए कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से सब जान गए हैं कि फ़लस्तीन और फ़लस्तीनी क्या हैं। सब जान गए हैं कि उनका हक़ क्या है, उनके हक़ को किसने कुचला है, किसने उनके ख़िलाफ़ साजिश की है, किसने उनकी ज़मीनें कब्ज़ाई हैं, इसराइल क्या है, ये सब बच्चे बच्चे को पता चल चुका है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद सिर्फ गजा तबाह नहीं हुआ है, इसराइल ने जो एक भ्रम बना कर रखा था वो भी टूट चुका है, बिखर चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। पहला कमेंट याद रखिएगा, वही पिन होगा, उसी से नंबर लेंगे और उन्हीं से वीडियो कॉल करेंगे। आप सबको मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।